हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईएस पॉइंट। आज हम यहाँ पे बात करेंगे भारतीय संविधान का निर्माण। ठीक है, तो अभी तक हमने देखा मतलब कि लोकतंत्र के बारे में पढ़ा, देन अपने विश्व के लोकतंत्र के बारे में हम लोग पढ़े अच्छे से और डिटेल से समझे भी, और अभी आगे और भी जो चैप्टर आते जाएंगे उनको समझते जाएंगे। देन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में हमने तो दक्षिण अफ्रीका का समझा, जहाँ पे एक इंद्रधनुषीय देश उसे माना जाता है वर्तमान समय में। ठीक है, और इंद्रधनुषीय मानने का उसका एक मेन पर्पज भी है, क्योंकि हमने देखा और पढ़ा भी कि दक्षिण अफ्रीका का जो हमारा क्या है कि वहाँ का कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है, तो इतना बेहतर तरीके से बनाया गया है कि शायद अभी विश्व के किसी भी देश का वैसा संविधान नहीं है। ठीक है, यानी कि सतरंगी, जैसे इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं, यानी यदि उस देश में रहने वाले जितने भी नागरिक हैं उन सबको इक्वल तरीके से, सिर्फ लिखित रूप में नहीं, उनके मतलब यदि हम बात करें रियल लाइफ में भी सारे वो जो भी लिखे गए हैं वो उनको प्रॉपरली मिल रहे हैं। ठीक है, बेहतर तरीके से मिल रहे हैं। और हमने ये भी देखा था कि वहाँ पे ऐसा नहीं है कि गोरों ने हम पे अत्याचार किया है तो हम गोरों को छोड़ देंगे। ठीक है, तो उनके लिए भी बनाया गया और ट्रीटी साइन हुई। आप में से शायद गोपाल जी का क्वेश्चन भी था कि इंद्रधनुषीय देश क्यों कहा जाता है, तो उसकी यही वजह है। ठीक है, जब आप उसको पूरा पढ़ेंगे कि वहाँ पे इनकी आप महानता देखिए कि गोरों ने इतना अत्याचार किया इनके साथ, लेकिन जब समझौता होता है, समझौते के द्वारा ही इनको आज़ादी मिलती है, तो जब इन दोनों के बीच में समझौता होता है तो वहाँ पे ये बात आती है कि जैसे जो अल्पसंख्यक गोरे लोग हैं, तो जो बहुसंख्यक अश्वेत लोग हैं, उनके द्वारा इन्हें प्रताड़ित नहीं किया जाएगा, इनकी ज़मीन ज़बरदस्ती नहीं हड़पी जाएगी। इनके लिए भी जो वहाँ के मूल निवासियों के लिए अधिकार थे, वो अधिकार सभी इनके लिए भी बनाए गए, उनको भी बेहतर तरीके से। और हमने देखा भी था कि माफ़ करने की भी बात कही गई थी वहाँ के नागरिकों से कि जो हुआ सो हुआ, अब ये जो भी हैं गोरे यहाँ पे, उनको क्या करो, आप जो पीछे हुआ उनको भूल जाओ और इनको भी माफ़ करो। ठीक है, और यहाँ पे तो इसीलिए इसको इंद्रधनुषीय देश कहा जाता है, क्योंकि वहाँ पे दुश्मन को भी अपना बना लिया गया और सबके लिए बराबर अधिकार। ठीक है, किसी के साथ ऐसा नहीं किया गया है कि यहाँ पे किसी को भी अच्छा अधिकार ना दिया गया हो, मतलब कि किसी को कम हो किसी को ज़्यादा हो, सबको बराबर दिया गया है। और इंद्रधनुष देखने में भी काफ़ी खूबसूरत होता है। वैसे ही दक्षिण अफ्रीका का संविधान भी जो बना हुआ है, तो वो ऐसा नहीं कि देखने में खूबसूरत, मतलब उसकी जो खूबसूरती है कि चलिए जो किताब मतलब दस्तावेज में लिख दिया गया है वो उनकी रियल लाइफ में भी फॉलो हो रहा है। ठीक है, तो इस कारण से इनको भी इसका इंद्रधनुषीय देश का दर्जा दिया गया है। वो मानता है, खुद को मानता है कि हम ऐसा करते हैं और हमारे देश का ये प्लान है। ठीक है, आपके इंडिया में भी काफ़ी सारे इंद्रधनुषीय योजनाएं चलती हैं, तो उनका जब आप पढ़ेंगे, बच्चों के लिए भी कुछ इंद्रधनुषीय योजनाएं, आंगनबाड़ी में भी इंद्रधनुष योजना कुछ चल रही है। ठीक है, तो वहाँ पे आप देखेंगे इनका मेन पर्पज यही होता है कि जिसको भी इसकी नीड है उन सब तक ये चीज़ें पहुंचाई जाए, उन सब तक चीज़ें मिलें प्रॉपर तरीके से, बेहतर तरीके से, किसी पर भी कोई किसी प्रकार का भेदभाव बिल्कुल भी ना हो। ठीक है, सो आई होप कि आप समझ गए होंगे। अब हम बात करते हैं भारतीय संविधान के निर्माण की। तो अपने इंडिया के संविधान की यदि हम बात करें तो यहाँ पे क्या लिखा गया है, सबसे पहले यदि हम बात करते हैं दक्षिण अफ्रीका की ही तरह भारत का संविधान भी बहुत कठिन परिस्थितियों के बीच बना। भारत जैसे विशाल और विविधता भरे देश के लिए संविधान बनाना आसान काम नहीं था। भारत के लोग तब गुलाम की हैसियत से निकलकर नागरिक की हैसियत पाने जा रहे थे। ठीक है, यानी कि जैसे हमने दक्षिण में अफ्रीका की कहानी पढ़ी, एग्जैक्टली सेम उसी तरह यहाँ इंडिया में भी था। और जहाँ भी गोरों का, दैट मीन्स यूरोपियों का शासन था, वहाँ हर एक कंट्री को ये संघर्ष करने पड़े थे और इंडिया को भी बस कहीं ना कहीं वही परिस्थितियों से गुजरना पड़ा था और उसके बाद हम सब गुलाम थे। ठीक है, लेकिन जब कड़े संघर्षों के बाद हम एक नागरिक बनने जा रहे थे, यहाँ पे वही बताया जा रहा है कि एक नागरिक की हैसियत पाने जा रहे थे, देश ने धर्म के आधार पर हुए बंटवारे की विभीषिका झेली थी। ठीक है, यानी कि क्या हुआ कि देश में जहां एक और तो हम गोरों की गुलामी से छुटकारा पाने के लिए लड़ाई लड़ रहे थे, वहीं हमारा एक और देश 2 टुकड़ों में विभाजित होने के कगार में था और फाइनली विभाजित करना ही पड़ा। ठीक है, तो वहां पे क्या बताया जा रहा है इसमें कि इसमें देश ने क्या किया कि धर्म के आधार पर हुए बंटवारे की विभीषिका झेली
और ये धर्म के आधार पर ही हुआ था। आपको पता है कि भारत और पाकिस्तान का विभाजन होता है तो वो सिर्फ हिंदू और मुसलमान में ही होता है, मतलब कि धर्म के आधार पर ही विभाजन होता है। और उसके बाद क्या होता है कि भारत और पाकिस्तान के लोगों ने, मतलब लोगों के लिए बंटवारा भारी बर्बादी और दहलाने वाला, यानी कि बहुत ज़्यादा। अब आप सोचिए कि हम एक घर में रह रहे हैं, जब दो भाइयों का बंटवारा होगा तो जहाँ काफ़ी चीज़ें एक में हैं, वहाँ जब हम अलग अलग होंगे तो काफ़ी चीज़ें हमारी जो है, मतलब सब कुछ बिखर जाएगा। ठीक है, कि जो घर एक था आज वो अलग अलग टुकड़ों में बट रहा है, यानी जो देश हमारा एक था वो ऐसी परिस्थितियां बनी कि वहाँ पे वो अलग अलग टुकड़ों में बट गया। और जब अलग हो गया तो आप समझ सकते हैं कि वहाँ पे कितनी ज़्यादा बर्बादी हुई होगी और दहलाने वाला अनुभव था। विभाजन से जुड़ी हिंसा में सीमा के दोनों तरफ कम से कम 10 लाख लोग मारे जा चुके थे। यानी कि विभाजन से जुड़ी जो भी विभाजन हुआ था वहाँ पे, तो इसमें क्या बात कही गई थी, मतलब कि जो सीमा थी पाकिस्तान की और भारत की, यहाँ पे बहुत से लोग ऐसे थे कि मारे गए थे 1947 में, जब भारत स्वतंत्र होने से पहले ही भारत और पाकिस्तान का विभाजन होता है 3 जून को। ठीक है, तो वहाँ पे जब विभाजन होता है तो इसमें क्या बात होती है कि जो मतलब विभाजन का पूरा आप ब्यौरा पढ़ेंगे तो आपको वहाँ पे समझ में आएगा कि जो पाकिस्तान था तो ऐसा कहा गया कि पाकिस्तान में मुसलमान ही रहेंगे और यहाँ पे हिंदू ही रहेंगे। ठीक है, दोनों देशों का बंटवारा किया गया। और हाँ, जो देसी रियासतें थी तो उन्हें ये छूट दी गई थी ब्रिटिश सरकार के द्वारा, क्योंकि उस टाइम ब्रिटिश सरकार का ही काम जो चल रहा था, शासन चल रही थी। ठीक है, तो उसके द्वारा ये छूट दी गई थी देसी रियासतों के लिए कि आप या तो पाकिस्तान में मिले या तो भारत में मिले या कहीं ना मिले, स्वतंत्र रहें। ठीक है, तो मतलब ये तो ठीक है कि हिंदू मुसलमान में हो गया। और विभाजन के बाद भी जो मुसलमान भारत में रह गए तो यहाँ के हिंदुओं द्वारा उन्हें प्रताड़ित किया गया, और जो हिंदू यहाँ के पाकिस्तान में रह गए तो वहाँ के मुसलमानों द्वारा हिंदुओं को प्रताड़ित किया गया। और उसके बाद भी आना जाना इनका लगा रहा। ठीक है, कि यहाँ से इधर के मारे उधर, उधर के मारे इधर की तुम इधर नहीं आ सकते, उधर नहीं आ सकते। और पाकिस्तान का एरिया जो था तो कुछ ऐसा, यहाँ से यदि हम ये बांग्लादेश वाला लें, ये भी यानी हम कह सकते हैं कि ये पूर्वी पाकिस्तान था, और इधर का जो एरिया था ये वाला, ये पश्चिमी पाकिस्तान था। ठीक है, यानी ये पंजाब वाले रीजन में भी काफ़ी मुस्लिम लोग रहते थे। तो इसको जहाँ जहाँ भी मुस्लिम लोग रहते थे वो सारा एरिया पाकिस्तान में मिलाया जाएगा, क्योंकि धर्म के आधार पर हुआ था भारत और पाकिस्तान का विभाजन। ठीक है, तो ऐसी घटना बनती है। और जब ऐसी घटना बनती है तो ऑब्वियस है कि हर एक चीज़ की नुकसान, मतलब हानि होगी, चाहे वो जान की हो चाहे आर्थिक रूप से हो, तो वहाँ पे ये सारी स्थितियाँ बनती हैं। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा लोग, यानी कि यहाँ पे बताया गया कि मिनिमम, अभी ये मिनिमम है। ठीक है, कि 10 लाख लोग मारे जा चुके थे, और जो डेली आते जा रहे थे और उनका जो भी दमन हो रहा था वो तो खैर अलग बात है। ठीक है, एक बड़ी समस्या और भी थी। अंग्रेजों ने देसी रियासतों के शासकों को यह आज़ादी दे दी थी कि वे भारत या पाकिस्तान जिसमें अच्छा हो अपनी रियासत का विलय दे या स्वतंत्र रहे। इन रियासतों का विलय मुश्किल और अनिश्चय भरा काम था। ठीक है, यानी कि अब यहाँ पे ब्रिटिश सरकार ने फिर सत्यानाश कर दिया। अब आप सोचिए, यहाँ पे समझिए कैसे उन्होंने ये सारा चौपट कर दिया कि उसने कह दिया कि अब जो देसी रियासतें हैं वो या तो भारत में मिले या पाकिस्तान में मिले, या चलिए ठीक है कि ये पाबंदी होती कि आप भारत में मिलो या पाकिस्तान में, मिलना ही है। लेकिन उन्होंने कह दिया स्वतंत्र रहना हो तो रह सकते हैं हैदराबाद, जूनागढ़ और जम्मू कश्मीर, ये 3 देसी रियासतें थी। और जो 592 या हाँ शायद 592 ही देसी रियासतें थी वो सारी मिल गई थी। ठीक है, और अभी हम उनकी प्रोसेस देखेंगे कि कैसे मिलाई गई थी और किसके द्वारा ये सारा काम किया गया था देश को एक करने का। लेकिन ये 3 रियासतें क्या की कि इसमें मिलने से इनकार कर देती है। और आज आर्टिकल 370 जो हमारा अभी खत्म हुआ, आज तक ये झगड़े का मुद्दा बना रह गया। सिर्फ यही वजह थी क्योंकि ब्रिटिश सरकार ने ये कहीं ना कहीं चलो ठीक है मान ही लेते थे हमारी बात, लेकिन कहीं ना कहीं अपनी वाली दिमाग लगा ही देते थे। ठीक है, और वही वजह हुई। उसके बाद क्या होता है कि जब संविधान लिखा जा रहा था तब देश का भविष्य इतना सुरक्षित और चैन भरा नहीं लगता था जितना आज है।
संविधान निर्माताओं को देश के वर्तमान और भविष्य की चिंता थी। यानी कि जब संविधान, हालांकि हमको 1947 में हमको आज़ादी मिली है, संविधान लिखने की प्रोसेस हमको 1946 से ही कैबिनेट मिशन के तहत ये जारी कर दी गई थी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है कि ये जो इसमें बताया गया है कि उस टाइम, जिस टाइम संविधान लिखा जा रहा था, इतना आसान काम नहीं था। ठीक है, पूरे अभी वर्तमान का सोचना कि वर्तमान में क्या स्थितियां हैं, तो ऐसा नहीं था। अब ये इनके पास चिंता ये थी कि चलो ठीक है, अभी हम वर्तमान की स्थितियों के बारे में देख रहे हैं तो इसको ऐसा कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन भविष्य में यदि कुछ ऐसा ना हुआ, कुछ ज़्यादा बढ़ा या ज़्यादा घटा, कुछ भी प्रॉब्लम्स आई, उसके लिए भी उनको विचार करना था। और आज आप देख भी पा रहे होंगे कि जो संविधान 1946 1950 में इसका जो लागू होता है, वो संविधान आज भी, यानी कि वर्तमान समय तक, मैं आज तक की बात करूं तो हम लोग बहुत प्राउडली कहते हैं हमारा संविधान है। हमारा संविधान देश का सबसे बड़ा और लिखित संविधान है, और यहाँ पे बहुत सी चीज़ें हैं जो प्रत्येक नागरिकों के लिए बात करता है, और आज भी हम सभी के लिए वो बहुत ही यूजफुल है। ठीक है, तो उन्होंने, उनके सामने जो लिखने वाले थे, बहुत ही बड़ी समस्या थी कि कैसे इस पे काम किया जाए, कैसे इसे लिखा जाए कि एक बेहतर, ना कि आज के लिए बल्कि फ्यूचर के लिए भी ये संविधान मतलब कारगर सिद्ध हो। ठीक है, और उसके बाद क्या होता है, संविधान के निर्माण के रास्ते की अब हम बात करते हैं। तो सारी मुश्किलों के बावजूद भारतीय संविधान निर्माताओं को एक बड़ा लाभ था। दक्षिण अफ्रीका में जिस तरह संविधान निर्माण के दौर में ही सारी बातों पर सहमति बनानी पड़ी, वैसी स्थिति उस समय के भारत में नहीं थी। ठीक है, कि जब संविधान निर्माण का हो रहा था कि सबकी इस सहमति बनानी पड़ी, यानी कि हमने देखा ना कि जो मानव जाति थी उसको ज़्यादा उसमें महत्व दिया गया और एक भरोसे की बात कही गई। ठीक है, कि यहाँ पे भरोसा कायम रखने की भी बात कही गई थी। तो यहाँ पे उसके कंपेयर में, जो अभी दक्षिण अफ्रीका के कंपेयर में हम देखें तो ऐसा कुछ नहीं था, बहुत ही विकट स्थिति चल रही थी। आप समझ सकते हो कि जब झगड़ा एक तो हम विदेशियों से कर रहे हैं और दूसरे हम अपने आप में भी कर रहे हैं, हम अपने घर के अंदर भी झगड़ा कर रहे हैं और बाहर वालों से भी कर रहे हैं, तो हम कितने मजबूत हो सकते हैं। यानी कि एक से हम झगड़ा करते हैं कि हम सभी एक होके विदेशियों से झगड़ा कर रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन हम सभी घर के अंदर भी झगड़ा कर रहे हैं, यानी कि बाहर तो चल ही रहा है और अंदर भी चल रहा है, मतलब बहुत ज़्यादा मुश्किल थी। ठीक है, और उसके बाद क्या होता है कि भारत में, यानी कि इंडिया में आज़ादी की लड़ाई के दौरान ही लोकतंत्र समेत अधिकांश बुनियादी बातों पर राष्ट्रीय सहमति बनाने का काम हो चुका था। हमारा राष्ट्रीय आंदोलन सिर्फ एक विदेशी सत्ता के खिलाफ संघर्ष भर नहीं था, यह न केवल अपने समाज को फिर से जगाने का, वरन अपने समाज और राजनीति को बदलने और नए सिरे से गढ़ने का आंदोलन भी था। यानी कि इसमें क्या बताया जा रहा है कि लोकतंत्र की बात तो पहले ही कर ली गई थी, और जो हमारा राष्ट्रीय आंदोलन है वह सिर्फ ये नहीं था कि मतलब विदेशी सत्ता के खिलाफ ही हम संघर्ष कर रहे हैं। यहाँ पे जो भी हमारे समाज के लोग रह रहे हैं, ठीक है, अपने देश में रह रहे हैं, उनको जगाना, समाज में राजनीति को बदलना जो भी है, और नए सिरे से गढ़ने का भी आंदोलन था। आज़ादी के बाद भारत को किस रास्ते पर चलना चाहिए, इससे लेकर आज़ादी के संघर्ष के दौरान भी तीखे मतभेद थे। ठीक है, यानी कि आज़ादी के संघर्ष के बाद भी बहुत ज़्यादा मतभेद थे कि यदि आज़ादी मिल भी जाती है तो भारत को किस डायरेक्शन में लेके चलना है, किस तरीके से देश का निर्माण किया जाएगा, कैसे क्या होगा, वो सारी चीज़ें इन सभी जो भी विद्वान जन थे उनके मस्तिष्क में थी कि हमें आगे अब करना क्या है। क्योंकि ऐसा तो नहीं था कि हम आज़ाद करवा के छोड़ देंगे, फिर तुम अपने हाल में मरो चाहे जियो। जब उन्होंने इतना संघर्ष किया था तो उनको पता था कि यदि आज हम छोड़ दिए, जैसे आप जम्मू कश्मीर का एग्जांपल बिल्कुल ले सकते हैं। जम्मू कश्मीर की हिस्ट्री आप पढ़ेंगे तो वहाँ कहीं ना कहीं नेहरू जी की भी गलती बताई जाती है। ठीक है, जो कि आज तक भुगतना पड़ता। वो कहते हैं ना कि एक पिता, यानी कि एक पिता अपनी संपत्ति का यदि बंटवारा बेहतर तरीके से ना करके जाए, उसमें सब कुछ गोलमोल कर दे, तो आने वाली जो पीढ़ियाँ होती हैं वो हमेशा ही लड़ती रह जाती हैं।
ठीक है, क्योंकि उनमें ऐसा कुछ एग्जैक्टली कोई है ही नहीं वहाँ पे कि कोई दस्तावेज हो कि आप ही ले लो या आप ही ले लो। और इस तरीके में दोनों में ही हमेशा के लिए, यानी कि आने वाली पीढ़ियाँ जितनी होगी वो कहीं न कहीं उस चपेट में आती रहेंगी। और बिल्कुल जम्मू कश्मीर का भी उदाहरण कहीं न कहीं आप इसमें एकदम से फिट बैठा सकते हैं, ठीक है? और उसके बाद होता क्या है कि यहाँ पे इसमें बताया गया है कि जो भी आज़ादी के बाद भी क्या हुआ कि राजनीति वगैरह का तो ठीक है अपना चलाते रहे जो भी है। देन आज़ादी के बाद भारत को किस रास्ते में ले जा चलना चाहिए, इसे लेकर आज़ादी के संघर्ष के दौरान भी तीखे मतभेद थे। ऐसे कुछ मतभेद अब तक भी बने हुए हैं, पर कुछ बुनियादी विचारों पर लगभग सभी लोगों को मतलब सभी लोगों की सहमति कायम हो चुकी थी। और 1928 में ही मोतीलाल नेहरू और कांग्रेस के 8 अन्य नेताओं ने भारत का एक संविधान लिखा था, ठीक है? यानी कि 1928 में, ये बात आप ये सन और नाम इनका मोतीलाल नेहरू जी का आपको लिखना है। 1928 में क्या हुआ था, क्योंकि आप क्वेश्चन देखोगे तो वहाँ पे एक क्वेश्चन ऐसा भी आता है कि संविधान के निर्माण के बारे में हमको लिखना होता है क्या कैसे है, या कुछ क्वेश्चन और तरीके से घुमा फिरा के पूछ सकता है कि संविधान के निर्माण से लेकर अब तक की क्या क्या बातें हैं, कैसे संविधान के निर्माण की नींव पड़ी है। तो यहाँ पे क्या हुआ था 1928 में क्या हुआ था कि मोतीलाल नेहरू और कांग्रेस के 8 अन्य नेताओं ने भारत का एक संविधान लिखा था, ठीक है? भारत का एक संविधान लिखा था। 1931 में कराची में हुए राष्ट्रीय आंदोलन कांग्रेस यानी जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में एक प्रस्ताव में यह रूपरेखा रखी गई थी कि आज़ाद भारत का संविधान कैसा होगा। इन दोनों ही दस्तावेजों में स्वतंत्र भारत के संविधान में सार्वभौम वयस्क मताधिकार, स्वतंत्रता और समानता का अधिकार और अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा की बात कही गई थी। इस प्रकार संविधान की रचना करने के लिए बैठने से पहले ही कुछ बुनियादी मूल्यों पर सभी नेताओं की सहमति बन चुकी थी, ठीक है? और ये जो प्रारूप लिखा गया था मोतीलाल नेहरू जी के द्वारा 1928 में, तो यहाँ पे क्या था कि कहीं ना कहीं अंग्रेजों की ये थी, मतलब उनके अंदर ये एटीट्यूड था कि हम ही तुम्हारे देश का संविधान बना सकते हैं, तुम में इतनी काबिलियत नहीं है। और इसीलिए उनके द्वारा ये संविधान लिखा गया था। ऐसा नहीं कि पूरा एग्जैक्टली वही संविधान फिर हम उतार लिए हैं, लेकिन हाँ एक समझ में आ चुका था हमें, जो भी संविधान वहाँ के संविधान निर्माता थे उनको ये समझ में आ चुका था जो मोतीलाल नेहरू जी के द्वारा उसमें बातें कही गई थी कि अल्पसंख्यकों के लिए और भी जो जाति धर्म के उसमें था कि क्या कैसे करना है, वो कहीं ना कहीं उनको एक थोड़ा सा क्लू मिल गया था, ठीक है? अब उसके बाद हम आते हैं कि औपनिवेशिक शासन, यानी कि यहाँ पे जो हुआ कि औपनिवेशिक शासन की नैतिक संस्थाओं और व्यवस्थाओं को जानने समझने से भी नई राजनीतिक संस्थाओं का स्वरूप तय करने में मदद मिली, ठीक है? उनके प्रारूप से ये सारी मदद मिलती है। अंग्रेजी हुकूमत ने बहुत कम लोगों को वोट का अधिकार दिया था। इसके आधार पर अंग्रेजों ने जिस विधायिका का गठन किया था वह बहुत कमजोर थी। यानी कि यहाँ पे क्या था कि जिस विधायिका का उन्होंने अंग्रेजों के द्वारा गठन किया गया था वो बहुत कमजोर थी। और जब आप पढ़ोगे कि जो भी चार्टर एक्ट आते हैं, देन मार्ले मिंटो अधिनियम आता है, यानी कि या हम बात करें तो 1773, यानी कि यहाँ से रेगुलेटिंग एक्ट से लेकर जो हमारा है कि एक कंपनी का शासन, ठीक है, उसमें 2 भागों में डिवाइड किया गया है। तो एक कंपनी का शासन है कि 1773 से लेकर 1858 तक, देन 1858 से 1947 तक ताज का या क्राउन का शासन आता है। तो इस दौरान जितने भी एक्ट आए थे, ठीक है, जो ब्रिटिश सरकार के द्वारा भेजे गए थे, उसमें आप देखोगे पढ़ोगे भी किस तरीके से ये लोग मतलब जो भी इलेक्शन हो रहे थे वहाँ पे कैसे, यानी कि इनकी जो मंशा थी कि भारतवासी या किसी देश के जहाँ भी ये रह रहे हैं कि वहाँ की जनता एक ना हो कभी, ठीक है? उन्होंने बंगाल विभाजन किया, हिंदू मुस्लिम में वोट डाली, उन्होंने अल्पसंख्यकों के लिए क्या किया, अलग से निर्वाचन का वो कर दिया कि जो भी अल्पसंख्यक है उनको अलग से वोटिंग का राइट दे दिया। यानी कि यहाँ पे ये मतभेद डाल रहे हैं, जो कि ये बहुत बुरा था। गांधी जी हालांकि इसके बहुत कट्टर विरोधी थे,
और एक बात आपको यदि पता हो, आपने गांधी जी को पढ़ा हो, तो पहले गांधी जी का मानना था कि अंग्रेज के आने से ही हमारे देश का विकास हुआ था। ठीक है, पहले ये उनका मानना था, लेकिन जब उन्होंने देखा, उनकी सच्चाई देखी, तब फिर उन्होंने उनके विरुद्ध खड़े हुए। और नहीं तो काफ़ी सारे अंग्रेज के द्वारा उनको क्या दिए गए, उपाधियां दी गई थी गांधी जी को भी। ठीक है, तो आप देखोगे कि गांधी जी फिर उपाधियां लौटाते भी हैं अपनी। तो वहाँ पे पहले ये था कि उनके पक्ष में थे ये, कि हाँ उनके द्वारा ये ऐसा हुआ है। लेकिन जब वो देखते हैं, भारतीय जनता का भ्रमण करते हैं और देखते हैं कि कैसे यहाँ के जनता की स्थिति है इनके द्वारा, तो फिर वो बगावत करना शुरू करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे भी कुछ ऐसी ही कंडीशन चल रही थी कि जो जैसे भी है अपना संविधान जो बनाया जा रहा था, उसमें जो लोग थे वो मतलब उनको ये बहुत ज़्यादा सोचने विचारने की बात थी कि क्या कैसे किया जाए और कैसे चल सकता है, कैसे हम बना सकते हैं, कैसे हम एक मतलब जो भी ये विभाजन किया गया है जाति धर्म पे, और यही कहीं ना कहीं यही रिजल्ट हुआ हमें ये मिला भारत और पाकिस्तान के विभाजन का। क्योंकि उन्होंने मतलब कूट कूट के भर दिया था कि हिंदू मुस्लिम के कट्टर विरोधी है, मुस्लिम हिंदू के कट्टर विरोधी हैं। ठीक है, अल्पसंख्यक के दूसरे समुदाय वाले विरोधी हैं। तो ये अंग्रेजों के द्वारा भारतीय जनता के मन में कहीं ना कहीं ये बहुत गंदा जो है वो भर दिया गया था। ठीक है, और उनके लिए वो अलग से ही ये सारे अधिकार वगैरह ला रहे थे, तो और भी भारतीय जनता कहीं ना कहीं बिखर रही थी। ठीक है, और अभी ऐसे हम बिखरेंगे तो बर्बाद होंगे, बनेंगे नहीं। कभी भी हम यदि बिखर गए, चाहे हमारे घर में हो, चाहे परिवार में हो, चाहे बाहर हो, चाहे देश के भीतर हो, चाहे विदेश में हो, यदि हमारी एकता गई तो हम एक उंगली में कुछ नहीं कर सकते, लेकिन पांचों उंगलियां मिल गई तो मुट्ठी बन जाती है। और जब मुट्ठी बन जाती है तो हम सारी दुनिया अपने हाथ में कर सकते हैं। ये बात आप हमेशा समझ लीजिए कि एक उंगली हमारा कुछ भी नहीं कर सकती है। ठीक है, तो 1 से 2 होना जरूरी है, 2 से 3 होना, 3 से 4 होना। और जब ये एक एक करके हम काटते जाएंगे तो आप समझ सकते हो कि हमारे हाथ का अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। यानी कि हमारे पूरा जो भी हमारी एनर्जी थी, जो ताकत थी, कहीं ना कहीं वो खत्म हो जाएगी। और अंग्रेज यही चाहते थे। ठीक है, तो उसके बाद क्या होता है कि यहाँ पे जो भी ये जो संस्थाएं चल रही थी कि जो औपनिवेशिक शासन की राजनीतिक संस्थाओं और व्यवस्थाओं को जानने समझने से भी नई राजनीतिक संस्थाओं का स्वरूप तय करने में मदद मिली। और अंग्रेजी हुकूमत ने बहुत कम लोगों को वोट का अधिकार दिया था। इसके आधार पर क्या हुआ कि अंग्रेजों ने जिस विधायिका का गठन किया था वह बहुत कमजोर थी। ठीक है, और 1937 के बाद पूरे ब्रिटिश शासन वाले भारत में प्रादेशिक असेंबलियों के लिए चुनाव कराए गए थे। और इनमें बनी सरकारें पूरी तरह लोकतांत्रिक नहीं थी, पर विधानसभाओं में जाने और काम करने का अनुभव तब बहुत लाभदायक हुआ। क्योंकि इन्हीं भारतीय लोगों ने क्या किया था कि जो भी इंडिया के लोग थे, तो लोगों को अपनी संस्थाएं और व्यवस्थाएं बनानी थी और चलाना था। इसी कारण क्या होता है कि भारतीय संविधान में कई संस्थाओं और व्यवस्थाओं को पुरानी व्यवस्था से लगभग जस का तस अपना लिया गया था। जैसे कि 1935 का भारत सरकार कानून, आज़ादी के, यानी कि आप देखोगे क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि जो भारत का संविधान है वो 1935 में जो भारत शासन अधिनियम आता है उसका 2 कॉपी है। ठीक है, तो यानी कि कॉपी कर लिया गया था, एज इट इज, जो ब्रिटिश सरकार के द्वारा दिया जाता है, जबकि कहा गया था कि आप अपने से बनाओगे। लेकिन यहाँ पे कुछ क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं, आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उठा के देखोगे तब आपको पता चलेगा कि वहाँ पे इसकी कॉपी कर ली गई है। ठीक है, तो उसमें से आप जब पढ़े रहेंगे तो समझेंगे क्या कैसे बात थी। तो यहाँ पे क्या हुआ कि 1935 का जो भारत सरकार कानून आज़ादी के बाद भारत के स्वरूप को लेकर बरसों पहले से चले चिंतन और बहसों ने भी काफ़ी लाभ पहुँचाया। हमारे नेताओं में इतना आत्मविश्वास आ गया था कि उन्हें बाहर के विचार और अनुभवों को अपनी ज़रूरत के अनुसार अपनाने में कोई हिचक नहीं हुई। हमारे अनेक नेता फ्रांसीसी क्रांति के आदर्शों, ब्रिटेन के संसदीय लोकतंत्र के कामकाज और अमेरिका के अधिकारों की सूची से काफ़ी प्रभावित थे। रूस में हुई समाजवादी क्रांति ने भी अनेक भारतीयों को प्रभावित किया और वे सामाजिक और आर्थिक समता पर आधारित व्यवस्था बनाने
की कल्पना करने लगे थे, लेकिन वे दूसरों की सिर्फ नकल नहीं कर रहे थे। हर कदम पर वे यह सवाल जरूर पूछते थे कि क्या ये चीज़ भारत के लिए उपयोगी है, यानी कि उपयुक्त होगी। इन सभी चीज़ों ने हमारे संविधान के निर्माण में मदद की है। ठीक है, अब यहाँ पे एक क्वेश्चन और आपके लिए बनता है कि एक तो चलो ठीक है कि 1935 का जो भारत शासन अधिनियम आता है उसकी 2 कॉपी है। एक क्वेश्चन आता है कि भारत के संविधान को उधार का थैला क्यों कहा जाता है? क्योंकि भारत के संविधान का जब निर्माण हुआ था, तो आप जब पढ़ोगे, यहाँ पे हम पढ़ेंगे कौन से देश से क्या क्या ली गई हैं बातें। तो भारत के संविधान में कई सारे, जैसे संसदीय लोकतंत्र के कामकाज ब्रिटेन से लिया जाता है, फ्रांसीसी क्रांति के आदर्शों से, और जो नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से लिया जाता है, जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं एंड जो फंडामेंटल ड्यूटीज हैं, ये सारी की सारी चीज़ें किसी न किसी देश के संविधान से ली जाती हैं। और ये क्वेश्चन भी आपके प्री का क्वेश्चन है। ठीक है, फैक्चुअल बातें हैं ये, और आपको ये चीज़ें रटनी पड़ेगी कि किस देश से क्या लिया गया है। तो यहाँ पे जितने भी मतलब हर एक देश के संविधान से भारत के संविधान में कुछ ना कुछ बातें, ऐसा नहीं कि उस देश के संविधान को ही एज इट इज उतार लिया गया है, मतलब अमेरिका के संविधान से भी लिया गया, कनाडा के संविधान से भी लिया गया, ब्रिटेन के संविधान से भी लिया जाता है, फ्रांस के संविधान से भी लिया जाता है। यानी कि जहाँ से भी जो चीज़ें अच्छी लगती हैं कि ये चीज़ें हमारे यहाँ पे रखनी चाहिए और ये उपयुक्त होंगी हमारे देश के लिए, नागरिकों के लिए, वो इन्होंने नहीं हिचकिचाया और उनको रखा। ठीक है, और कहीं ना कहीं इसीलिए इसे उधार का थैला भी कहा जाता है कि हमने दूसरे दूसरे देशों के संविधान से बातें ली हैं। और आलोचक कहते भी हैं कि भारत का संविधान एक उधार का थैला है। और संविधान बनाने वाले, आप लक्ष्मीकांत पढ़ेंगे तो वहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें ये लिखी हुई हैं कि उन्होंने काफ़ी टाइम ले लिया और इसको मतलब 1935 की 2 कॉपी बना के रख दिया है। तो ऐसे कुछ बातें कही गई हैं। ठीक है, तो हमारे इंडिया के संविधान में ये क्वेश्चन आप माइंड में रखिएगा कि इसे उधार का थैला संविधान को क्यों कहा जाता है, क्योंकि कई देशों के संविधान से हमारे देश के संविधान में बातें सम्मिलित की गई हैं। एग्जाम्पल के लिए आप लिख सकते हो कि आयरलैंड से नीति निर्देशक तत्व, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका से हमारे जो फंडामेंटल राइट्स एंड यदि हम बात करते हैं तो रूस से हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज, ऐसे करके आप लिख सकते हो। ठीक है, और उसके बाद ब्रिटेन से संसदीय कार्य प्रणाली ली गई थी। तो एग्जाम्पल के तौर पर भी आप बता सकते हो कि ये वजह थी, मतलब ये चीज़ें ली गई हैं। तो आपका पूरा आंसर कंप्लीट हो जाता है अच्छे तरीके से और एक समझ में भी आ जाता है। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों को पढ़ने का मतलब सिर्फ हमारा ये नहीं कि हम पढ़ लें, पढ़ने का मतलब ये है कि हमारे कंसेप्ट क्लियर हो कि क्या क्या चीज़ें कहाँ से ली गई, कैसे बना, क्या हुआ, ये सारे क्वेश्चंस का आंसर हमारे पास हो। पढ़ने का मतलब ये है। ठीक है, अब हम बात करेंगे संविधान सभा, यानी कि संविधान का निर्माण तो होता है लेकिन कोई करने वाला भी होगा। ऐसे ही संविधान का हमारे निर्माण नहीं हो गया है। तो अब इसके बारे में हम अपने नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे कि आखिर कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माण कैसे होता है। तो उसके लिए एक संविधान सभा बैठाई जाती है और उसके द्वारा वो सारी प्रोसेस होती हैं। सो हम अब नेक्स्ट वीडियो में ही इसको चर्चा करेंगे क्या कैसे। ठीक है, सो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, ऑल द बेस्ट।